इस पर समझिए। मैं पहले तो विधायक हूं और विधायक के नाते नियम, कानून, कायदे, एक्ट, नियमावली, इसकी बात करना मेरी ड्यूटी है। दूसरी बात यह है कि जो नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों में स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन नियमावली प्रख्यापित की सरकार ने, उसमें एक प्रक्रिया निर्धारित है। हम किसी वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से हैं, ओबीसी से, अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से, सबके लिए स्थानों के आवंटन के बारे में नियमावली में प्रक्रिया निर्धारित है। और जो एक बहुत स्पष्टता और करने की जरूरत है, मैं देख रहा था मीडिया में कहीं कि ये चल रहा था कि साहब मैंने कोई सरकार के खिलाफ स्टैंड ले लिया। अनजान ना समझ लोग, जिनको प्रक्रिया का मालूम नहीं होता, वो इस तरीके की बात करते हैं। स्थानों का आरक्षण आवंटन नियमावली के तहत है और उसका पहले अनंतिम प्रकाशन होता है, फिर अंतिम होता है। उसका उद्देश्य यह है कि यदि अनंतिम प्रकाशन में किसी को इसके बारे में कुछ कहना है तो कह सकते हैं। 7 दिन का समय दिया जाता है और नियत प्राधिकारी के यहां कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज करता है। इसको यदि कानूनी भाषा में कहा जाए तो इस प्रक्रिया में अब कोई भी मिनिस्टर भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसको कानूनी भाषा में कहा गया। इसलिए मैंने कहा कि कुछ जानकारी के अभाव में लोग मनगढ़ंत बातें करने लगते हैं। इसको कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो उस प्रक्रिया का पालन सबको करना होता है। मैंने ये तो कभी कहा नहीं कि जनजातियों के लिए उत्तराखंड में लोकल बॉडीज में आरक्षण नहीं होना चाहिए। कहा हो तो मुझे भी एक्ट पढ़ा देना। मेरे पास इस बात की आपत्ति आई कि भाई विकासनगर से ज्यादा बहुत सारे नगर पालिकाओं में जनजातियों की आबादी है, यहां से ज्यादा है, जिसमें कि उदाहरण के तौर पर खटीमा, धारचूला का नाम मुख्यतः कहा गया और नगर पंचायतों में नानकमत्ता और मुंशियारी, और तीसरा विकासनगर। तो मैंने कहा भाई, और मैं अभी भी कह रहा हूं उस बात को, कि यदि एक नगर पालिका परिषदों में एक स्थान पूरे उत्तराखंड में जनजाति के लिए आरक्षित होना, वो मैं अभी भी कह रहा हूं। कौन सा आरक्षित होना है उसके लिए नियमावली है। तो यदि किसी को कोई आपत्ति है कि विकासनगर गलत आवंटित हुआ, ये तो धारचूला होना चाहिए था या खटीमा होना चाहिए था, तो उसको आपत्ति दर्ज करने का अधिकार तो कानून देता है ना। या यदि मैं एक क्षेत्र विशेष से आके तो मैं ये कह दूं कि नहीं, इसमें आप आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते। कानून और नियमों का पालन करना मेरी भी ड्यूटी है और मैं इसी बात के लिए जाना भी जाता हूं। एक आरक्षित होना, इसमें कोई दो राय नहीं, जनजाति का एक आरक्षित होना है। अब मैंने कहा भाई किसी को आपत्ति है तो इस पे आपत्ति दर्ज करिए, इसकी बाकायदा सुनवाई होती है, नियत प्राधिकारी को खुली सुनवाई करनी पड़ती है और फिर वो तय करेंगे कि ये जो 3 नगर पालिकाएं हैं, इसमें विकासनगर का पद जो जनजाति के लिए आवंटित हुआ, सही आवंटित हुआ या गलत आवंटित हुआ। आपत्ति करने वाला कहेगा कि मेरी आपत्ति क्या है। मसलन मुझे तो नहीं ना जानकारी कि इसमें प्रथम चक्र लगा है या दूसरा चक्र लगा है, तीसरा चक्र लगा है। हो सकता है खटीमा आरक्षित रह चुकी हो सकता है नहीं आरक्षित रही हो सकता है धारचूला आरक्षित हो चुकी हो सकता है नहीं हुई हो।
यदि दोनों नगर पालिकाएं आरक्षित रह चुकी है तो तीसरे समय विकास नगर का भी जरूर नंबर आएगा। और यदि इससे पहले नहीं रही है तो नियमावली यह कहती है कि अवरोही क्रम में आरक्षण होगा, जिसमें जनजातियों की सबसे ज्यादा आबादी होगी उसका पहली बार होगा, जिसमें जनजातियों की दूसरे नंबर की आबादी होगी उसका दूसरी बार होगा, जिसका जनजातियों के तीसरे नंबर पर आबादी है उसका तीसरे नंबर पर आएगा। ये तो नियमावली में प्रोवाइडेड है। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि साहब मैं चक्राता से आता हूं, ठीक है, या मैं एक जनजाति विशेष से संबंध रखता हूं तो इसलिए उसके लिए तो कोई नियम नहीं लागू होने चाहिए। मेरी ड्यूटी है ना, ऐसी कच्ची बात मैं नहीं कह सकता। ये जो अनजान, जिनको जानकारी नहीं है, आप यहां तो छोड़िए, यहां तो चलो मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। जो चक्राता के तथाकथित अधकचरेपन की बात करने वाले लोग हैं, उन्हीं से कह रहा हूं कि पिछले बार जब पंचायतों के चुनाव हुए तो बाकायदा पंचायतों के चुनाव में कुनेन, बीडीसी, वहां पे चिल्हाड़ बीडीसी और खारसी बीडीसी, वहीं के लोग, जौनसारी जनजाति के लोग, और दुनिया भर की आपत्ति करते रहे एक दूसरे के खिलाफ। किसी ने कहा ये तो ओबीसी होनी चाहिए थी, ये जनजाति नहीं होनी चाहिए थी। किसी ने कहा ये ओबीसी नहीं, ये जनजाति होनी चाहिए थी। और जो गुनेन बीडीसी थी उसको बाकायदा आपत्तिकर्ता ने आपत्ति की और वो जनजाति से ओबीसी में कन्वर्ट हुई, और वहीं के गांव वाले ने करी, जनजाति के ही आदमी ने करी। तो क्या वो जौनसारी जनजाति के खिलाफ था? भाई ये सब चीजें प्रक्रियात्मक है। ऐसा तो भाई मैं कर नहीं सकता कि तीन लोग यदि जनजाति के तीन लोग चयनित होकर के आगे जनजाति के, मान लीजिए 3 लोगों का नाम आ गया और मैं किसी पद पे हूं तो मैं कह दूं भैया मेरे गांव का तो फलाना, इसके कम है नंबर, तब भी इसका अपॉइंटमेंट कर दो, जिसके ज्यादा नंबर वाले उसको छोड़ दो क्योंकि दूसरे गांव का है। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। मैं तो कानून कायदे, मैंने अभी बाकायदा जौनसारी जनजाति को जनसारी करके उत्तराखंड राज्य अधिनियम में इस प्रकार से उसकी वजह से कठिनाई हो गई थी। तो आप देखेंगे कि भारत सरकार से लेकर के एसटी कमीशन से लेकर के भारत सरकार के जनजाति कल्याण मंत्रालय से लेकर के उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्रालय से लेकर के सारी जगह मेरे और श्रीमती मधु चौहान के पत्राचार पर ही यह हुआ कि यहीं पर जनजाति, जौनसारी जनजाति की एक लड़की खाड़ी गांव की प्रीति तोमर, जिसको एनटीपीसी ने नियुक्ति देने से मना कर दिया था, हमारे इंटरवेंशन से ही हुआ कि उस लड़की को नियुक्ति का वापस आदेश हुआ और आज उस लड़की को ज्वाइन कर रही है। वो लड़की आज 16 तारीख है, आज उसकी ज्वाइनिंग आ गई है। तो ये जो ताल ठोकने वाले ना, हर वक्त छिछोरागर्दी की बातें बिना सोचे समझे, जो नियमावली में अवरोही क्रम है, अब उसमें ये तो फर्क किया नहीं जा सकता भैया, जनजाति में तो फर्क हो नहीं सकता कि कौन सी वोट या जनजाति के लिए है, कौन सी, ऐसा तो कोई आरक्षण होता नहीं है कि कौन सा वोट या जनजाति के लिए, कौन सा जौनसारी जनजाति के लिए, कौन सा थारू जनजाति के लिए, कौन सा बुक्सा जनजाति के लिए, कौन सा राजी जनजाति के लिए, ऐसा तो नहीं ना कोई। इसलिए जो आरोही क्रम का और अवरोही क्रम का सिद्धांत है आरक्षण के लिए पदों का आवंटन, वो तो नियमावली में, तो वो मैं नहीं कहूंगा तो कोई दूसरा कहेगा, तो उसकी आपत्ति तो करेंगे ना लोग। रोज में लोग आपत्ति करते करते कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। उसका भी मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। हमारे इसी विकास नगर में, जीवनगढ़ में, पिछले से पिछले ग्राम पंचायतों के चुनाव में वो कहते रहे कि ये जो है ये तो ओबीसी होनी चाहिए। वहां लोगों ने लगाया कि ओबीसी होनी चाहिए, ओबीसी नहीं हुई तो वो वहां चले गए हाईकोर्ट, फिर हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इसको दोबारा कंसिडर करो। तो भाई ये तो नियत प्रक्रिया है ना। मुझे भी कोई यदि ये कहेगा कि साहब फलानी जगह गलत आरक्षण हुआ है, तो एक जागरूक, एक जानकार या
थोड़ा बहुत जो मेरा अल्प ज्ञान है उसके आधार पर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि पहले आप आपत्ति दर्ज करिए। आपत्ति में भी आपको यूं लगता है कि आपकी सुनवाई ठीक से नहीं हुई है, आपकी बात जो आपकी जेन्युइन बात है वो सुनी नहीं गई, तो कहेंगे भैया तब आप कोर्ट जाओ। लेकिन नियमानुसार विकास नगर को जनजाति, विकास नगर में अध्यक्ष पद का जनजाति के लिए आवंटन हुआ होगा। जो नियमावली है, ये नियमावली जो इसमें अक्षर सा लिखा हुआ है, इसका 100% पालन होकर के आवंटन हुआ होगा तो एजिटिज रहेगा। और यदि उसका वायलेशन हुआ होगा, उसका उल्लंघन हुआ होगा, तो कोई ना कोई उसको चेंज करने का आदेश जरूर देगा। ये केवल कान में बोल के लोगों को ठगने का इससे कुछ होता है? वही मैं सेला कोई की बता रहा हूं। मुझे तो सेला कोई नहीं ना, मेरे विधानसभा में नहीं है, लेकिन सेला कोई का टेस्ट केस है जिसके आधार पर मैंने विकास नगर में ओबीसी की इशू उठाया था। सुने सुनाई पे नहीं गया। जो एकल कमीशन ने वोटर लिस्ट बनाई सेलाकुई में, उस एकल कमीशन के वोटर लिस्ट का 1-to-1 मार्किंग कराई है मैंने, 1-to-1। 6000 टोटल वहां ओबीसी मतदाता दर्शाए गए एकल कमीशन ने, जिसमें से 1990 या 930 इतने वो मतदाता है जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है, जो उत्तराखंड के ओबीसी नहीं है। तो गलत है ना वो, तो उस संख्या को माइनस होना चाहिए। उस हिसाब से सेलाकुई में ओबीसी बनता नहीं। तो मैं किसी ओबीसी के खिलाफ थोड़ा ना हूं, लेकिन मैं उत्तराखंड के ओबीसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा हूं। या मैं तो नियमानुसार, अभी प्रवर समिति में भी यही विषय लंबित है, तो मैं चर्चा नहीं करूंगा इस पे। क्या सेलाकुई के लोगों को भी मैंने कहा कि यदि आपको किसी का कोई बात है, इस पे आपत्ति है, तो इस पे आप आपत्ति दर्ज करिए। इस आपत्ति दर्ज करने का मतलब सरकार के खिलाफ आपत्ति नहीं है। पुरुषोत्तम सिंह धामी जी के सरकार के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है। ये तो मैंने कहा, ये एक नितांत एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है जिसका पालन अधिकारियों को खुद को भी करना है। यदि 7 दिन की आपत्ति दर्ज करने का समय है तो उसको 8वां दिन नहीं कोई कर सकता, या 5 दिन उसको खत्म नहीं कर सकता, 6 दिन में खत्म नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री जी भी नहीं खत्म कर सकते। नहीं भाई हो गया, 7 दिन करने की जरूरत नहीं, 6 दिन में कर दो इसको बंद। नोबडी कैन डू इट। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है, मुंह तिरछा करके बोलो, इससे कुछ होता है क्या? या अपने आप ही अपना एक उठाया, उसमें कुछ बोलना शुरू कर दो। नियम कानून कायदे का 100% पालन करना, और इसीलिए ही अनंतम सूची से अंतिम सूची तक जाने में 7 दिन का समय दिया गया। उस अधिकार को आप किसका रोक लेंगे? यदि कोई गलत आवंटन हुआ है तो मैं भी कहता रहा हूं सही हुआ है, तो आपत्ति में स्पष्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए मेरी ये ड्यूटी बनती है कि यदि अवरोही क्रम का जो सिद्धांत है, यदि उसका पालन नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से उसका पालन करवाना मेरा ड्यूटी है। उन नियमों का मैं अक्षरशः पालन करने के लिए सबको कहूंगा। और यदि नियमानुसार, अभी तो बहुत सारे, अभी तो वार्ड्स में भी लोग आपत्ति करेंगे। वार्ड्स के मामले में मेरे पास लोग आए थे कि हमारी जी इतने बार से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित हो रही है, कोई कह रहा है हमारी फलाने के लिए, तो आपत्ति नहीं करेंगे वो। इसका मतलब उनके खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन अपना कहने का अधिकार है ना, अपने तरीके से। मैं विधायक हूं, मैं नियम कानून कायदे को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जानता हूं, तो मैंने ये कहा कि बाकायदा जो आपत्ति है उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करें। उसका बाकायदा जो नियत प्राधिकारी है, जिसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर बोलते हैं, वो सुनवाई करेगा और स्पीकिंग ऑर्डर उसके ऊपर पास करेगा। यदि नियमावली का उल्लंघन हुआ होगा तो चेंज हो जाता है, नियमावली का उल्लंघन नहीं हुआ होगा तो जनजाति के लिए आरक्षित है पद यथावत रहेगा। और ऐसा नहीं कि पहले बार है, कई बार होता रहता है। हरबटपुर में पिछले बार सुनवाई में चेंज हुआ, हरबटपुर में पिछले बार सुनवाई में चेंज हुआ। कई जगह चेंजेज होते हैं, जिला पंचायत में कई जगह चेंज होते हैं, क्षेत्र पंचायतों में चेंज होते हैं। सुनवाई होती इसलिए है, जहां चूक होती है वो पकड़ में आती है।
तो इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी के समर्थन में किसी के विरोध का विषय ही नहीं है। मेरे ख्याल से जब से यह अनंतिम सूची जारी हुई, हरभटपुर, विकास नगर, यदि मैं अपने क्षेत्र के ही नगर पालिकाओं की बात दोनों की, तो आधे तो वार्ड्स के मामले में जिसमें लोगों को आपत्ति है। अब कोई कह सकता है साहब ये तो खुद लड़ना चाह रहा था, नहीं, तो उसका अधिकार तो है ना।